आभा अपने माँ पापा की लाडली और इकलौती बेटी थी, इसलिए बचपन से वो जो भी कहती उसके घर वाले उसकी सारी बात मानते, जिस वजह से वो बहुत शरारती और जिद्दी बन गई थी। मगर उसके घर वालों को उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। वे हमेशा उसकी गलतियों पर भी उसे डांटने की जगह बस लाड प्यार ही करते। इसी वजह से आभा को भी कभी सही गलत की समझ नहीं आई। न वो घर का कोई काम करती और ना ही वो किसी से अच्छे से बात करती। सुबह सुबह का वक्त आभा अपने कमरे में सोकर उठती है और अपनी मम्मी को आवाज लगाती है। मम्मी, मैंने कितनी बार कहा है सुबह सुबह मेरी कॉफी मेरे कमरे में पहुंचा दिया करो। मम्मी कमरे में भागती हुई आती है। सॉरी बेटा, थोड़ी देर हो गई कॉफी लाने में। आपको पता है ना, मुझे उठते ही कॉफी चाहिए होती है, तो फिर देर कैसे हो गई? अरे पी लेना बेटा, कल से देर नहीं होगी। सॉरी बेटा, सॉरी। आभा अपनी कॉफी पीती है और उसके बाद तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। कुछ समय बाद आभा के मम्मी पापा आभा की शादी के लिए लड़का पसंद करते हैं। बेटा, लड़का बहुत अच्छा है और परिवार भी बहुत अमीर है, तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी। पापा, आपको पता है ना, मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानती, इसलिए मेरी शादी ऐसे घर में करना जहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चले। हाँ बेटा, तभी तो तेरी शादी इस घर में कर रहा हूँ। काफी शरीफ लोग हैं, तू जैसा कहेगी वो लोग वैसा ही करेंगे। सुनो जी, मुझे तो आभा के लिए चिंता हो रही है। क्या वो लोग हमारी बेटी को इतने प्यार से रख पाएंगे? अरे हाँ हाँ, जरूर रखेंगे, बड़े शरीफ लोग हैं। आभा उस घर में बहुत खुश रहेगी। कुछ समय बाद आभा की शादी हो जाती है। आभा अपने ससुराल जाती है। वहाँ सब लोग उसका खुशी खुशी स्वागत करते हैं। आभा दिखने में बहुत सुंदर थी। ससुराल वाले और मेहमान उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। पड़ोस की औरत कहती है, मुबारक हो रोहित की मम्मी, बहू तो बहुत सुंदर लाई हो। हाँ, सही कह रही हो। हमारे रोहित की तो किस्मत ही खुल गई जो उसे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। सभी औरतें एक साथ हंस देती हैं। अगले दिन आभा की सास जल्दी उठकर बहू की पहली रसोई की तैयारी शुरू कर देती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि उनकी बहू की आज पहली रसोई है। उधर आभा 9 बजे सोकर उठती है और अपने कमरे से ही आवाज लगाती है, मम्मी, मेरी कॉफी कहाँ है? मैंने कहा था ना, मेरे उठने से पहले मेरी कॉफी को मेरे कमरे में रख दिया करो। आभा की आवाज सुनकर सास दौड़ी दौड़ी उसके कमरे में जाती है और आभा से कहती है, अरे उठ गई बेटा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ओह शिट, मैं तो अपने ससुराल में हूँ। उठो बेटा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। क्या देर हो गई है? मैं तो रोज इतने ही बजे उठती हूँ। हाँ, मगर बेटा ये तुम्हारा ससुराल है और आज तो तुम्हें जल्दी भी उठना था। क्यों? मुझे जल्दी क्यों उठना था? क्योंकि आज तुम्हारी पहली रसोई है बेटा। अब ये क्या भला है? बहू जब ससुराल में पहली बार खाना बनाती है तो उसे पहली रसोई कहते हैं। ये रस्म होती है जो सबको निभानी पड़ती है। पर मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता और ना ही मैं कभी किचन में गई हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं सिखा दूंगी। आभा चिढ़ते हुए अपने बिस्तर से उठती है। सिखा दूंगी माय फुट, ये समझती क्या है अपने आप को? इसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, इनकी बात मान लेती हूँ। कल के बाद मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। थोड़ी देर के बाद आभा तैयार होकर किचन में आती है और सास के साथ मिलकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। सास ससुर उसे पहली रसोई बनाने की खुशी में तोहफा देते हैं, जिसे लेकर वो बहुत खुश हो जाती है। चलो फाइनली सुबह से कुछ तो अच्छा हुआ। देखे तो सही तोहफे में क्या है। अगले दिन आभा फिर से लेट उठती है। सासू माँ कमरे में आती है और आभा को जगाते हुए कहती है, बहू उठो, रोहित को ऑफिस जाना है, नाश्ता नहीं बना कर दोगी क्या? सोने दो ना मुझे। रोहित को ऑफिस के लिए देर हो रही है। उसे ऑफिस जाना है तो मैं क्या करूं?
मेरे यहाँ आने से पहले भी तो वो ऑफिस जाते थे ना, तब नाश्ता कौन बनाता था? उसी को बोल दो आज भी बना दे। आभा की सास उदास होकर कमरे से बाहर चली जाती है। रोहित अपनी मम्मी से पूछता है, क्या हुआ माँ, आप उदास क्यों हो? आभा सोकर नहीं उठी क्या? नहीं बेटा। रोहित गुस्से में अपने कमरे में जाता है। आभा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? सब लोग तुम्हें जगा रहे हैं, उठो, मुझे ऑफिस जाना है। तुम्हें ऑफिस जाना है तो जाओ ना, मुझे क्यों जगा रहे हो? मुझे थोड़ी ना ऑफिस जाना है। रोहित नाराज होकर ऑफिस चला जाता है। अब हर दिन आभा की रोहित और उसके घर वालों के साथ किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती, जिसके नतीजे में एक दिन आभा गुस्से में सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। सर, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। वो मुझसे हर दिन लड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि वो मुझे दहेज के लिए भी परेशान करते हैं। मैडम, आप अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए, हम आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। थोड़ी देर के बाद आभा पुलिस को लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। आप लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आप लोग अपनी बहू को परेशान करते हैं और उससे दहेज की मांग करते हैं। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। हमने कभी इससे दहेज नहीं मांगा, बल्कि यह खुद हमसे लड़ती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। देखिए, आप लोगों के खिलाफ कंप्लेंट है तो मुझे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप सब लोगों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सर, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी पत्नी झूठ बोल रही है, ये हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। हमने कभी इससे कोई पैसे नहीं मांगे। आपको जो कहना है थाने में चलकर कहिएगा। पुलिस वाले आभा के ससुराल वालों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। घर के सारे पड़ोसी बाहर निकलकर ये देख रहे होते हैं। जब सुंदर बहू आई थी तो बड़ा इतरा रही थी, लो अब इसी बहू ने जेल की हवा खिला दी। इधर आभा मन ही मन बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने मम्मी पापा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर आभा के पापा बहुत नाराज होते हैं। ये तुमने क्या किया आभा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पापा, आप नाराज क्यों हो रहे हो? उन्होंने मुझे तंग करके रखा था, इसलिए मैंने उन्हें जेल की हवा खिला दी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप आभा को क्यों डांट रहे हैं? उसने कुछ गलत नहीं किया। अगर कोई उसे तंग करेगा तो वो थोड़ी ना छोड़ देगी। ये हमारे लाड़ प्यार का नतीजा है कि ये इतनी बिगड़ गई, इसे सही और गलत का फर्क भी समझ में नहीं आता। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आभा ने जो किया ठीक किया है। अरे मेरी बेटी उस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं जो घर का काम करेगी। मैंने उसे कितने लाड़ प्यार से पाला है। उसी लाड़ प्यार का नतीजा है कि वो अपने ससुराल वालों को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा कर आई है। आभा, तुम अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाओ और अपनी कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर तुम कंप्लेंट वापस नहीं लोगी तो मैं तुम्हें इस घर में रहने की परमिशन नहीं दूंगा। पापा, आप मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? काश मैंने तुम्हें पहले डांटा होता तो आज तुम ऐसी ना होती। आप कुछ भी कर ले, मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। ठीक है, तो फिर तुम इस घर में भी नहीं रह सकती। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हें अपनी बेटी से इतना ही ज्यादा प्यार है तो तुम भी उसके साथ जा सकती हो, मगर मैं इसकी गलती में इसका साथ नहीं दूंगा। आभा गुस्से में घर से बाहर चली जाती है, पर अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वो काफी परेशान होने लगती है। उसे भूख भी लग रही थी और इस तरह धूप में घूमने की उसे आदत भी नहीं थी। अब आभा को अपनी इस हालत पर रोना आने लगता है। मैं कहाँ जाऊं? अपने घर वापस नहीं जा सकती और ससुराल वालों को मैंने जेल भेज दिया है। मेरा तो अब कोई घर भी नहीं है। ये सोचकर आभा को अपनी इस हालत पर रोना आता है। थोड़ी देर के बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी कंप्लेंट वापस लेनी है। मगर मैडम, थोड़ी देर पहले ही तो आपने कंप्लेंट लिखवाई है।
हाँ मुझे याद है, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने झूठी कंप्लेंट लिखवाई थी। मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान नहीं करते, बल्कि मैं ही उन्हें तंग करती रहती हूँ, और ये बात मुझे अब अच्छे से समझ में आ गई है। मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं जहाँ आप जो चाहे करती रहे। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। इंस्पेक्टर आभा के ससुराल वालों को जेल से बाहर निकाल देते हैं। आभा हाथ जोड़कर उनके सामने रोते हुए माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बचपन से मेरे माँ पापा ने मुझे इतने लाड से रखा कि मुझे सही और गलत का फर्क ही समझ में नहीं आया। आप लोगों की अच्छी बातें भी मुझे बुरी लगती थी, इसलिए मैंने परेशान होकर ये कदम उठाया। मगर अब मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत थी, और अपनी इस गलती के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। रोहित, आप मुझे माफ कर देंगे ना? आगे से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, अगर माँ ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैंने भी माफ कर दिया। आभा के ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं और आभा अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। सोना और मोना दोनों बचपन से ही एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां हैं। दोनों एक छोटे से कस्बे में रहती हैं। वहाँ दोनों एक साथ ही स्कूल जाती हैं और एक साथ ही खेलती हैं। सोना के पिताजी का अच्छा खासा बिजनेस है और वो काफ़ी पैसे वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ मोना एक साधारण से किसान परिवार से है, लेकिन ये पैसों की दीवार कभी उन दोनों की दोस्ती के बीच पे नहीं आई। दोनों 12वीं कक्षा में पढ़ रही होती है जब सोना के पिताजी अपने बेटी को आगे पढ़ने के लिए शहर भेजने का फैसला करते हैं। 12वीं खत्म होते ही सोना शहर चली जाती है और अब दोनों सहेलियां अलग अलग हो गई। जहां सोना शहर में अपनी आगे की पढ़ाई करने लगी, वहीं मोना अपने कस्बे में ही छोटा सा स्कूल चलाने लगी। बेटा, मुझे पता है कि तुझे भी शहर जाकर आगे पढ़ने का मन होगा, लेकिन माफ़ करना, मैं तेरा वो सपना पूरा नहीं कर सकता। नहीं पापा, मैं जहाँ हूँ वहीं बहुत खुश हूँ। वैसे भी मैं आप दोनों को यहाँ छोड़कर कहीं और रह भी नहीं सकती। अब मोना अपना पूरा ध्यान स्कूल और अपने मम्मी पापा पर देने लगती है। समय बीतता है। मोना अब बच्ची से जवान युवती बन गई होती है, जिसके साथ वो अपने आप में कुछ बदलाव भी महसूस करती है। उनमें से एक होता है उसके चेहरे पर बाल, जो साधारण से कुछ ज़्यादा होते हैं। ये देखकर मोना बहुत परेशान हो जाती है। माँ देखो ना, ये मेरे चेहरे पर कैसे बाल आ रहे हैं और कितने ज़्यादा हैं। ऐसा लगता है कुछ दिनों में मैं पापा की तरह मूछें रखने लगूंगी। माँ, मेरा चेहरा कितना भद्दा लगेगा, क्या करूँ माँ? मोना की माँ अपनी बेटी को इतना परेशान और उसके चेहरे पर बढ़ते बालों को देखकर उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है शादी का। बेटी, ये बाल क्यों आ रहे हैं, कम कैसे होंगे हम नहीं जानते, पर अगर ये ज़्यादा बढ़ गए ना तो तेरी शादी होना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहले जल्दी से कोई लड़का देखकर तेरी शादी करा देते हैं। अब मोना की माँ जैसे तैसे लड़के वालों से उसकी मूंछों की बात छुपाते हुए उसकी शादी कर देती है। माँ, शादी तो हो गई, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि मेरी मूछें हैं और मेरे चेहरे पर इतने सारे बाल, तो सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। कहीं इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो? अरे बेटा, तुझे किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ समय तक ना घूंघट ही निकाले रखियो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तब तक मैं कोई उपाय ढूंढती हूँ, शायद कोई अच्छा डॉक्टर इसका इलाज बता दे। और मोना अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में दिन बीतते हैं और हर रोज़ मोना कभी व्रत तो कभी मन्नत का बहाना बनाकर घर वालों से अपना मुंह छुपाए रखती है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। एक दिन मोना की सास उसे अपने कमरे में बिठाकर तैयार होते देख लेती है और अपनी बहू के मुंह पर इतने बाल देखकर सास के तो होश ही उड़ जाते हैं। हाय राम, ये मैंने क्या देख लिया? मैं घर की बहू लाई हूँ या दामाद? कितनी बड़ी मूंछ है इसकी, मैं तो बर्बाद हो गई भगवान। अरे मेरे बेटे की किस्मत फूट गई, इतना बड़ा धोखा। नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, ये जल्दी ठीक हो जाएगा।
अरे तो जब ठीक हो जाता शादी भी तभी करनी थी ना कल मुही। अपनी इन मूंछों से तूने मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। अब सास बिना रुकी ट्रेन की तरह मोना को जली कटी सुनाने लगती है। अब वो मोना को हर चीज में नापसंद करने लगी और किसी भी काम या बात पर बस मौका मिलते ही उसके चेहरे, बालों और मूंछों पर ताना देने लगी, जिससे मोना बहुत परेशान हो गई और आखिर एक दिन वो अपनी माँ के साथ एक डॉक्टर के पास गई। देखिए, फेशियल हेयर तो सबके लिए नॉर्मल है, लेकिन इतने ज़्यादा बाल आना ये हार्मोनल होता है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हेयर ग्रोथ, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे हार्मोन्स पर और जीन्स पर निर्भर होती हैं। आपके केस में भी वही कुछ इम्बैलेंस लग रहा है। डॉक्टर मैडम, इसका इलाज? इसका कोई पक्का इलाज तो नहीं है, लेकिन मैं दवाइयाँ लिख सकती हूँ। उसके साथ आगे की ग्रोथ थोड़ी धीरे हो जाएगी और इन्हें हटाने के लिए आप वैक्सिंग कर लीजिए, पर वो मेडिसिन कोर्स थोड़ा महंगा पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर मोना बहुत चिंतित हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसे पूरी जिंदगी ऐसे ही ताने सुनते हुए बाकी लोगों के मजाक का शिकार बनकर और बिना प्यार के ही गुजारनी पड़ेगी। वहीं उसकी सास मोना से नफरत करने लगती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की को नहीं झेल सकती और तेरी भी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। छोड़ दे इस लड़की को, हम इस धोखे को और नहीं सह सकते। मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। नहीं माँ, मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी, मैं मोना के साथ ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद मोना घर वापस आकर पति और सास को डॉक्टर की बात बताती है, जिस पर उसका पति इलाज के लिए तैयार हो जाता है और मोना दवाइयाँ खाना शुरू कर देती है। लेकिन उसे अभी भी वैक्सीन के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए पहले से आई मूछें अब भी जैसी की तैसी ही होती है। कल मुही इतने पैसे फूंक रहे हैं हम, फिर भी तेरी शक्ल किसी को दिखाने लायक नहीं बनी। मोना अपनी सास के ताने सुनते हुए और पति के साथ इलाज कराते हुए जीवन बिता रही होती है। वहीं दूसरी ओर सोना शहर में अपनी पढ़ाई और बहुत ही अच्छा एडवांस ब्यूटिशियन का कोर्स पूरा करके अब सालों बाद अपने कस्बे में वापस अपने माँ बाप के पास आती है। माँ बाबूजी, मेरा कोर्स बहुत अच्छे से हो गया और अब मैं शहर में ही बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर खोलूँगी। शहर के ब्यूटी पार्लर में ना अच्छी खासी कमाई होती है। अब कुछ ही दिनों बाद मैं दोबारा शहर चली जाऊंगी। सोना की कामयाबी देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। कस्बे में आने के अगले ही दिन सुबह सोना मोना से मिलने उसके घर जाती है। अरे चाची नमस्ते, कैसी हो? मैंने सुना आपने मेरे पीछे से यहाँ मेरे रहे बिना ही मोना की शादी कर दी। चलो उसका हिसाब बाद में करूँगी मैं। पहले आप ये बताओ कि उसका ससुराल कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। हाँ बेटी, उसकी शादी तो हो गई, लेकिन अब हम खुद पछता रहे हैं। क्यों, क्या हुआ चाची? मोना ठीक तो है, वहाँ उसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सोना के पूछने पर मोना की माँ की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं और वो सोना को सारी कहानी बताती है, जिसे सुन सोना उन्हें चुप होने के लिए कहती है और तुरंत ही मोना के ससुराल के लिए निकल जाती है। ऐसे कैसे ये लोग मेरी सहेली को परेशान कर सकते हैं, वो भी उस चीज के लिए जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। कुछ ही देर में सोना मोना के ससुराल पहुंच जाती है। सोना को देखकर मोना बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। तभी उसकी सास मोना को ताने देने लगती है, जिसे देख सोना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोना उसकी सास को फट जवाब दे अपनी सहेली को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। आंटी जी, आपको मेरी सहेली के 100 गुणों के आगे उसकी एक कमी दिखती है। अब देखना, वो ऐसी बनकर वापस आएगी कि आपकी आंखें चमक जाएंगी। वो दोनों अब मोना के घर पहुंचती है, जहां मोना को बिठाकर सोना अपने घर जाती है और एक बड़ा सा बैग लेकर वापस उसके पास आती है। देख, ये है मेरा जादू का पिटारा, इसी में है तुम्हारी समस्या का हल। अरे ये सब क्या लेकर आई हो? तुम बस चुपचाप बैठो और जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। शहर में वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग आम बात है, बल्कि वहां तो लड़के भी ये सब कराते हैं। तुमने आज तक वैक्सिंग क्यों नहीं कराई? डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला तो था, लेकिन फिर लेकिन फिर तुझे समझ में नहीं आया होगा और डर भी लगा होगा, इसलिए तुमने नहीं कराया। अरे ये एक आम बात है। चल अब मैं आ गई हूँ ना, देख कैसा जादू करती हूँ। मोना चुपचाप सोना के आगे बैठ जाती है और सोना उसके फेस पर वैक्सिंग और थ्रेडिंग के द्वारा उसकी मूछें और चेहरे के बाकी बाल पूरी तरह से हटा देती है। अब जरा अपना चेहरा तो देखो आईने में।
मोना जैसे ही अपना चेहरा आईने में देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह सोना, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैंने खामखा दवाई और इलाज में इतने पैसे लगाए, इसका समाधान तो बहुत आसान निकला। नहीं, दवाई और ट्रीटमेंट सही है, उससे आगे तुम्हारे चेहरे के बाल धीरे धीरे आना कम हो जाएंगे। तब तक तुम हर महीने या जैसी तुम्हारी हेयर ग्रोथ है उस हिसाब से किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाकर वैक्सिंग करा सकती हो। सही है। थैंक यू सोना, तू नहीं होती तो क्या होता। मैं तो कितनी परेशान हो रही थी कि जिंदगी भर मुझे इस समस्या के साथ ही रहना पड़ेगा और लोगों की ताने और मजाक सहना पड़ेगा। पर मेरी प्यारी सहेली, तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। कितनी अच्छी हो तुम। ये कहते हुए मोना सोना को गले लगा लेती है। अगले ही दिन मोना अपने ससुराल वापस जाती है, जहाँ उसका चेहरा देख उसकी सास और पति के तो होश ही उड़ जाते हैं। वाह मोना, तूने एक दिन में क्या जादू कर दिया जो इतनी सुंदर लगने लगी। और तेरे वो बाल और मूछें कहाँ गई? मोना अपनी सास को कुछ नहीं बताती और अब उसकी सास भी मोना के साथ अच्छा सलूक करने लगी।